नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फरवरी 2026 पर बेस्ड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन लीफ अवार्ड, यह ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है सरना एथनिक रिजॉर्ट को, जो कि लोकेटेड है जशपुर में। इसे वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यह ग्रीन लीफ अवार्ड है क्या चीज़, किसके द्वारा यह दिया जाता है, यह भी आप समझ लीजिए। तो यह जो अवार्ड है यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और साथ में पर्यटन मंत्रालय का भी कोलैबोरेशन रहता है। तो जल शक्ति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान किसे दिया जाता है, तो यह मुख्यतः जो पर्यटन क्षेत्र होते हैं उनको दिया जाता है। पर्यटन क्षेत्र में यदि वहाँ पर प्रॉपर क्लीनलीनेस है, साफ सुथरा उसे बनाकर रखा गया है, वहाँ पर जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन जैसी चीजें हो रही है, कचरा प्रबंधन वहाँ पर अच्छा है, बिल्कुल जीरो वेस्ट टाइप की चीज हो, कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो स्वच्छता रहे, और साथ में यहाँ पर एनजीटी के जो गाइडलाइंस है, जैसा टूरिज्म क्षेत्र में होना चाहिए साफ सफाई, उसके यदि पूरे तरीके से पालन होते हैं तो उस पर बेस्ड यह अवार्ड दिया जाता है। और वेरियस कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। यदि अच्छी स्वच्छता है, ठीक ठाक है, मतलब लोकल टूरिस्ट के विजिट करने लायक है, तब उसे वन लीफ अवार्ड दिया जाता है। जब यही स्वच्छता एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है कि नेशनल लेवल टूरिज्म के लिए अच्छा है, जगह भी अच्छी है, स्वच्छता भी अच्छी खासी वहां पर मेंटेन हो रही, तब इसे थ्री लीफ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जब बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की स्वच्छता वहां पर हो जाती है और यह कॉन्फिडेंस है कि अब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहां पर आ सकते हैं, तब उसे फाइव लीफ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एक पत्ती अवार्ड, तीन पत्ती अवार्ड और पांच पत्ती अवार्ड टाइप की चीज है ये। अब यह जो सरना एथनिक रिजॉर्ट को दिया गया है वह फाइव लीफ अवार्ड दिया गया है। फाइव लीफ अवार्ड यानी अच्छी खासी यहाँ पर स्वच्छता है, साथ में आप कह सकते हैं वाटर कंजर्वेशन है, कचरा प्रबंधन यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल जीरो वेस्ट टाइप की चीज यहाँ पर है, वेस्ट रिसाइकल हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, इसलिए इसे फाइव लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह पूरा लेखा जोखा था आपके ग्रीन लीफ अवार्ड का, आप याद रख सकते हैं सरना एथनिक रिजॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सीएसपीजीसीएल को सम्मान मिला है वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विद्युत केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र, जो कि कोरबा पूर्व का हमारा विद्युत संयंत्र है, उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विद्युत केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। परंतु ईयर कौन से के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए इसे सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि यह प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर पूरे देश में हाईएस्ट रहा था, लगभग 91% का इसका प्लांट लोड फैक्टर रहा था। प्लांट लोड फैक्टर मतलब क्या होता है? प्लांट लोड फैक्टर यानी आप कह सकते हैं कि जितनी इसकी कैपेसिटी है उसमें से यह कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी टोटल आप समझ लीजिए 100 मेगावाट की यदि इसकी कैपेसिटी है और यह 91 मेगावाट जो है प्रोड्यूस कर रहा है लगातार बिना किसी रुकावट के, तो इसकी प्लांट लोड फैक्टर हो गए 91%। जनरली क्या है, ऐसे बड़े प्लांट्स में कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि मैशअप्स होते रहते हैं, कहीं पर कुछ मशीनरी बिगड़ गई तो कहीं पर कुछ और इस टाइप की चीज, तो छोटे मोटे जो हमारे यूनिट है वो बंद चालू इस प्रकार के होते रहते हैं। तो पूरे साल का एवरेज इतना हाईएस्ट बहुत कम केंद्रों का निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पर जो प्लांट लोड फैक्टर है इसका 91% रहा था, इसलिए 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विद्युत केंद्र के रूप में सम्मानित इसे किया गया है। तो इसे देखिए, इसकी उपलब्धि क्या रही। सीएसपीजीसीएल को बिजली उत्पादन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। साथ ही इसे किस कॉन्फ्रेंस में दी गया? इंडियन पावर स्टेशन, ये एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था एनटीपीसी द्वारा, उसमें इसे सम्मानित किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है प्लांट लोड फैक्टर के लिए। और यदि देखा जाए राष्ट्रीय सम्मान तो ठीक है, नेशनल लेवल पर यह थर्ड पोजीशन पर रहा था, तीसरे स्थान पर इसे तीसरे स्थान का इसे सम्मान दिया गया। नेशनल लेवल पर यह थर्ड पोजीशन में रहा था। वैसे इसकी कैपेसिटी आप देखें तो इसमें 250 मेगावाट के 2 यूनिट है, यानी 500 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है। डॉक्टर अनिल दीक्षित को लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड यह से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल दीक्षित, इन्हें ही यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह संयुक्त निदेशक यानी आप कह सकते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर में यह अभी नियुक्त है। अब इन्हें किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है जैविक स्ट्रेस प्रबंधन के लिए, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं? बायोटिक स्ट्रेस जो फसल हमारे होते हैं उनको जो भी जीवित जीवों द्वारा, जीवित जीव मतलब मुख्यतः आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए या अन्य प्रकार के रोगाणु कीटाणु हो गए, उनके द्वारा यदि नुकसान पहुंचाया जाता है तो उससे फसल को किस प्रकार बचाया जा सके, तो आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मेजर भी, और यदि बीमारी लग गई तो उसके बाद भी, तो फसलों को कैसे बचाना है, इस क्षेत्र में जिन्होंने लंबे समय के लिए अपना विशेष योगदान दिया होता है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो अनिल दीक्षित जी ने भी इस फसल वाली क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम किया है।
जैसे कीड़े लग गए उस पर, वीड्स वगैरह वहां पर उग गए, खरपतवार जिसे हम बोल सकते हैं, फंजाई हो गए, फंजाई लग गए इसमें यानी फफूंद वगैरह लग गए, वायरसेस, बैक्टीरियाज, इनके अटैक हुए। तो इन सब से फसलों को कैसे बचाना है इसके क्षेत्र में इन्होंने बहुत अपना लंबे समय तक योगदान इसे दिया, लगभग 30 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए इन्हें रिकॉग्निशन दी गई है और इन्हें लाइफ टाइम एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और कृषि सम्मेलन हुआ था, उसके समापन समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। इन्हें नॉर्मन इन बोरलॉग अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2005 में, और इन्हें और भी कई अन्य प्रकार के कृषि क्षेत्र के अवार्ड प्राप्त हैं। तो यह कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल दीक्षित, इन्हें अभी मिला है लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट अंकोकागुआ फतह किया गया है प्रदीप कुमार शर्मा जी, जो कि बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस पहाड़ की चोटी पर अपनी चढ़ाई पूरी की है, यहाँ पर बिल्कुल सफलतापूर्वक तिरंगा हमारा लहराया है, और यह जो है आरटीओ के पद पर अभी पदस्थ है। तो पहले ऐसे आरटीओ हैं जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई सक्सेसफुली पूरी की है। तो ये माउंट अंकोकागुआ है कहाँ? यह है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना आपका आता है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। उस कॉन्टिनेंट का ये सबसे हाईएस्ट पीक है। जैसे एशिया का आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार से साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट अंकोकागुआ। 6,962 मीटर की इसकी हाइट है। यह देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, और 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी में शामिल। 7 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी मतलब 7 महाद्वीप है तो सभी के अपने एक हाईएस्ट पीक होंगे, उनमें ये शामिल है, यह बात कही जा रही है। तो 7 हाईएस्ट एशिया की तो आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट है, फिर आपको अभी साउथ अमेरिका का पता चल गया माउंट अंकोकागुआ है। अफ्रीका की यदि बात की जाए तो वो माउंट किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का है माउंट डेनाली जो कि यूएसए में स्थित है। फिर यदि आप यूरोप की बात करें तो यूरोप के तो मोस्टली सभी को मालूम होता है, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है जो कि रशिया में स्थित है। और यदि आप अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मैसिफ, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। और यदि हम लास्टली आए ओशियाना तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में, तो माउंट कॉर्सपेस पिरामिड ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो ये 7 हाईएस्ट पीक्स हैं। जनरली पर्वतारोही इनको टारगेट करते हैं कि 7 पीक हम पूरे तरीके से अचीव कर पाए, उनकी चढ़ाई पूरी कर पाए। हालांकि छत्तीसगढ़ से अभी तो ऐसा कोई नहीं है जो पूरे 7 चोटियां जो है पूरी जिसने कर ली हो चढ़ाई। अमिता श्रीवास ने इसको जरूर टारगेट रखा हुआ है कि मुझे ऐसा करना है कि 7 पीक्स जो है वो फतह करने हैं। हालांकि अभी उन्होंने माउंट एवरेस्ट हाल में ही पूरा किया है। तो चलिए यह था माउंट अंकोकागुआ की बात, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हो गए। प्रदीप कुमार शर्मा, इनको आप नाम याद रखिए, प्रदीप कुमार शर्मा जी ने माउंट अंकोकागुआ फतह किया था। नए पर्वतारोही छत्तीसगढ़ से अब निकल करके सामने आए। छत्तीसगढ़ ने नई स्टार्टअप नीति लॉन्च कर दी है 2025-30, यानी स्टार्टअप नीति जो है वह 2025 से 30 तक यह चलेगी। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक यानी आगामी 5 वर्ष में 5,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है, यानी पर ईयर 1000+ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना यह सरकार का टारगेट है। और इसके लिए राज्य में क्या किया जाएगा? हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। ये इंक्यूबेशन सिस्टम क्या होता है, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे। पहले इस नीति के बारे में समझते हैं कि ये नीति आखिर है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान इसमें रखे गए। तो पहले देखते हैं सीड फंड सहायता। इसके लिए क्या किया गया है? नए स्टार्टअप्स को प्रोडक्ट विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता के लिए सीड फंड रखा गया। सीड फंड क्या होते हैं? सीड यानी होता है बीज, बीज से ही वृक्ष उगता है, यानी जो एकदम इनिशियल लेवल है। कोई स्टार्टअप वहां पर लगा हुआ है, बिल्कुल इनिशियल लेवल है, उसे इनिशियल कैपिटल चाहिए, बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़े बहुत इसको कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए। साथ में इसे कुछ प्रोटोटाइप वगैरह अपने जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका एक सैंपल टाइप का बनाना होता है, प्रोटोटाइप जैसा छोटा सा प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, या फिर मार्केट एक्सपोजर के लिए, मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं शुरुआती कर्मचारी के भर्ती के लिए। अब एक साथ तो किसी के पास हमेशा इतना सारा पैसा होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको जनरली कैपिटल फंडिंग चाहिए होती है। तो इसी ही सीड फंड सहायता के लिए नए प्रोडक्ट वगैरह विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो सरकार प्रदान कर सकती है। फिर स्टार्टअप कैपिटल फंड यह बनाया गया है निवेश उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ का फंड। तो स्टार्टअप कैपिटल फंड ये मुख्यतः आप कह सकते हैं इंफ्रा वगैरह डेवलप करना है, या फिर कोई जमीन वगैरह लीज में लेनी है, तो ये एक हैवी वर्क की तरह है, बड़े मशीनरीज वगैरह लेने हैं। तो ये जो हैवी ड्यूटी चीजें हैं उनके लिए स्टार्टअप कैपिटल फंड बनाया गया, क्योंकि ये चीजें महंगी होती हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, यह निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर क्रेडिट रिस्क फंड, बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। जनरली आप क्या होता है, लोन लेने जाओ, ऋण लेने जाओ, तो आपको कुछ वहां पर कोलेट्रल रखना होता है। कोलेट्रल इन द सेंस
आप कह सकते हैं वहां पर कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, लोन लेने जाते हैं तो वहां पर क्या है, अपना घर गिरवी रखो या अपनी कार गिरवी रखो, तो इसे बोला जाता है कोलेट्रल। तो ऐसा कुछ न कुछ चीज वहां पर बैंकों को सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करना होता है, गिरवी रखना होता है। यहाँ पर सरकार क्या करेगी, ऐसा कोई भी कोलेट्रल, ऐसा कोई भी चीज गिरवी या सिक्योरिटी ना रखते हुए इन निवेशकों को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि लोन तो बैंक ही देगा, लोन सरकार नहीं देगी, लोन बैंक ही देगा। बैंक ने सपोज किसी व्यक्ति को लोन दिया और वह डिफॉल्ट कर गया, यानी उसकी कंपनी ने काम नहीं किया, बैंक इसके पास पहुंचा, भाई हमारा पैसा वापस दो, इसने बोला मेरा तो बिजनेस चौपट हो गया, मैं पैसा वापस नहीं कर सकता। तो बैंक अब जाएगी सरकार के पास कि भाई ये देखो, आपकी गारंटी पर हमने इसको पैसा दिया था, इसका बिजनेस फेल कर गया, तो हमको तो नुकसान हो रहा है, हमारी भरपाई करो। तो सरकार क्या करेगी, इसी रिस्क फंड से बैंक को उसका पैसा वापस देगी। यह कहलाता है क्रेडिट रिस्क फंड। फिर नेक्स्ट देखो आप, ब्याज अनुदान। 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों के लिए 75% तक का यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। यानी किसी ने ऋण लिया है, सपोज 50 लाख तक का ऋण लिया है, तो 5 वर्षों तक जो भी इस पर ब्याज आएगा, सपोज 10% का ब्याज है और 5 लाख रुपए तक के इसके ब्याज लग रहे हैं, तो इस पर जो भी 75% तक के ब्याज है वह सरकार द्वारा चुकता कर दिया जाएगा, यह कहा जा रहा है 5 वर्षों तक के लिए। फिर कार्यक्रम प्रदर्शनियों में अनुदान। जो भी स्टार्टअप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट विकसित करेगा, मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए वह अलग अलग प्रदर्शनियों में जाएगा, अलग अलग आयोजनों में जाएगा, उसके लिए पैसे खर्च होंगे, वहां जाना, वहां रहना, वहां खाना, ये सबका खर्चा होता है। तो कुछ हिस्सा जो है सरकार वहन करेगी। ये देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, प्रदर्शनी में, पंजीयन, स्टॉल व्यय, ये सब व्यय पर 50% अनुदान जो है सरकार भुगतान कर सकती है स्टार्टअप निवेशक को। फिर पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन सहायता पर 75% तक की अधिकतम 10 लाख प्रतिपूर्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी हमने प्रोडक्ट विकसित किया उसको पेटेंट कराना है या फिर उसके रिसर्च पेपर पब्लिश करने या और किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर उपलब्धता हासिल करनी, तो यहाँ पर क्या है, थोड़े कानूनी पचड़े होते हैं, कागजात तैयार करना, फिर वकील वगैरह के माध्यम से और कुछ चीजें होती है, एफिडेविट बनवाना, कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो उन पर भी खर्च होता है। तो उस खर्च का 75% तक सरकार वहन कर सकती है, बशर्ते अधिकतम राशि 10 लाख से अधिक ना हो। तो या तो 75% करेगी, और यदि अधिकतम 10 लाख तक पहुंचता है तो 10 लाख रुपए तक की सहायता वो दे सकती है। यह बात इसमें कही जा रही है। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान। मशीनरी एवं उपकरण पर 35% तक, यानी अधिकतम 35 लाख रुपए तक की सहायता सरकार प्रदान कर सकती है। आप नई मशीन खरीद रहे हैं, उपकरण अपग्रेड कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें आप कर रहे हैं, तो आपको जितना खर्चा आएगा उसमें 35% तक की सहायता, अनुदान सहायता सरकार करेगी। यदि अधिकतम 35 लाख तक जाता है तो भैया 35%, सपोज आपने खर्चा कर दिया 2 करोड़ रुपए, तो 70 लाख रुपए का आपका बिल बन गया अनुदान के लिए, तो सरकार 70 लाख नहीं, अधिकतम 35 लाख ही देगी। यह इसमें बात कही जा रही है। फिर किराया अनुदान। 3 वर्षों तक भुगतान किए गए किराए का 50%। किसी ने अब क्या किया, ऐसा कॉम्प्लेक्स बने होते हैं कई, किसी ने कॉम्प्लेक्स ही किराए पे ले लिया 5 वर्षों के लिए सपोज, तो 3 वर्षों तक जो भी भुगतान इसका रेंट होगा उसका 50%, अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह तक सरकार भुगतान करने को तैयार है। तो यह सब स्टार्टअप नीति लाई गई है। कुल मिलाकर लेखा जोखा यही है कि यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए सरकार द्वारा सपोर्ट के माध्यम से, और जितनी ज्यादा ज्यादा हो सके स्टार्टअप वगैरह को बूस्ट करना, ताकि यहाँ पर स्टार्टअप बूस्ट होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब वगैरह डेवलप होंगे, युवाओं को जॉब मिलेगा। जैसा अभी आंदोलन वगैरह चल रहा है उस प्रकार के आंदोलन नहीं होंगे। ठीक, इसके लिए मतलब खैर आंदोलन तो अलग चीज हो गई। सरकार जो है मुख्यतः रोजगार और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करना वो चाह रही है। अच्छा, ये इंक्यूबेशन सिस्टम हमारा रह गया था। इंक्यूबेशन इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे किसी स्टेट में लगातार स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो इनके लिए सरकार क्या करती है, इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा बना देती है, या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, जो स्टार्टअप्स जो ऐसे होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, आजकल मार्केट में किस प्रकार की डिमांड है, इनकी कॉस्टिंग आप कैसे रखें, इनकी पैकेजिंग आप कैसे करें, मार्केट में आप कैसे उतर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, आपको फंडिंग कैसे हासिल होगी, किसके पास आप जाओ तो आपको फंडिंग हासिल हो सकती है, ये फिर आपको कर्मचारी कहाँ से हायर करने हैं, किससे हायर करने हैं, कैसे उनका पे स्केल रहना चाहिए, क्या क्या इसके लिए कानून, इस प्रकार की सारी जानकारी जो है इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है। इसे बोला जाता है इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर जो है स्टार्टअप्स को ग्रो होने में मदद करते हैं, उसे बोला जाता है इंक्यूबेशन। और जब आप राज्य में, चूंकि हमारे राज्य में 33 जिले हैं, आप हर जगह अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, फिर इनके बीच क्या है कनेक्शन स्टेब्लिश कर देंगे, तो इसे बोल दिया जाता है इंक्यूबेशन इकोसिस्टम। यह इंक्यूबेशन इकोसिस्टम यहाँ पर सुदृढ़ किया जाना। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, सपोज अब ये समझिए राज्य में इन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर, बिल्कुल आप कह सकते हैं मॉडर्न एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का यहाँ पर
इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर उन्होंने बना दिया, बिल्कुल लीजेंडरी एक हब बना दिया, एक इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया। इसे बोला जाता है हब इंक्यूबेशन सेंटर। सपोज रायपुर में यह लोकेटेड है। अब रायपुर के पास हमारा जिला है धमतरी, फिर है बालोद, फिर आप कह सकते हैं इधर है दुर्ग वगैरह हो गए, और इधर कई प्रकार के जैसे राजनांदगांव है, पासी में बलौदा बाजार है, फिर गरियाबंद है। तो इन्होंने क्या किया, रायपुर का जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना दिया, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न लीजेंडरी ये हब हो गया। आसपास के जितने जिले हैं वहां पर जो हब होंगे उनको भी यह थोड़ा बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरीके से स्टार्टअप्स को अप्रोच करना है, क्या क्या चीजें उनको बतानी है, किन चीजों के लिए उनको थोड़ा इंटरनेशनल या नेशनल टूर पर ले जाना है। तो ये जो मॉडर्न हमारा इंक्यूबेशन सेंटर होगा, ये जो भी अन्य जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर होंगे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, साथ में उनको जो भी उपकरण चाहिए होंगे इन चीजों के लिए वो प्रोवाइड करेगा। इनका कनेक्शन जो है वो हायर अथॉरिटी से ये इस्टेब्लिश करेगा, तो इनके लिए यह गार्जियन के रूप में काम करेगा, इसलिए इसको बोल दिया जाता है हब इंक्यूबेशन सेंटर। और ये जो छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर होंगे इसे बोला जाएगा स्पोक इंक्यूबेशन सेंटर। जैसा आपने चक्के में देखा होगा ना, बीच में लगा रहता है, इसे बोला जाता है हब, इससे लगे रहते हैं स्पोक, यही मॉडल कहलाता है हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक, तो यह था हमारा हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में। तो राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत इंक्यूबेशन इकोसिस्टम यहाँ पर सुदृढ़ किया जाएगा। यह स्टार्टअप नीति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में इसके प्रोविजंस पूछ सकता है। पीएससी रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, कई चीजों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के अंतर्गत देखिए कुछ और प्रोविजंस है। शासकीय इंक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% तक अनुदान मिलेगा, यानी कोई सरकारी कंपनी या फिर सरकार इंक्यूबेशन सेंटर कहीं पर लगाती है तो उन्हें इस परियोजना लागत का 75% तक अनुदान मिलेगा। कहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 75% तक का अनुदान। निजी इंक्यूबेटर्स को 50% तक अनुदान, यदि कोई निजी प्राइवेट कंपनी जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला इन लोग लगा रहे तो उनको 50% तक अनुदान मिलेगा। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में स्थापित इंक्यूबेटर्स को 10% तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, क्योंकि बस्तर सरगुजा क्या है, कैसे क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर इंक्यूबेटर्स जो भी लगेंगे उनको 10% अतिरिक्त सहायता, यानी सरकारी को 85% तक के अनुदान मिल जाएंगे और प्राइवेट्स को 60% तक के अनुदान मिल जाएंगे। 10 से अधिक स्थायी रोजगार, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। स्थायी रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को महिला कर्मचारियों के लिए 6,000 प्रतिमाह, पुरुष कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान कर सकती है सरकार। सपोज किसी स्टार्टअप ने 12 लोगों को परमानेंट यानी स्थायी रोजगार के रूप में विकसित किया है, 6 महिला हैं 6 पुरुष हैं, तो महिलाओं के लिए 36,000 प्रति महीने और पुरुषों के लिए 30,000 रुपये प्रति महीने सरकार अपनी तरफ से इस स्टार्टअप को दे सकती है उनकी सैलरी देने के लिए। फिर यदि दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, नक्सल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति इनको रोजगार यदि देता है स्टार्टअप तो उनके वेतन का 5% तक 40% तक का अनुदान सहायता प्रदान कर सकती है। कोई दिव्यांग है उसका वेतन आपने रखा है 10,000 तो 4,000 रुपये प्रति माह सरकार अपनी तरफ से दे सकती है। तो ये सारी प्रोविजंस उसके अंतर्गत है इंक्यूबेटर्स एवं एक्सेलरेटर के लिए। एक्सेलरेटर भी वही होते हैं, इंक्यूबेटर जो है वो इनिशियल लेवल पर सहायता प्रदान करता है, एक्सेलरेटर जो है वो थोड़ा ग्रो होने के बाद उसको और पुशअप करता है मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने में। ठीक, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आई होप आपको स्टार्टअप नीति पूरी तरीके से क्लियर होगी। पीएम राहत योजना देखते हैं। पीएम राहत योजना क्या है, सपोज एक्सीडेंट हो जाता है इस तरीके से, तो आजकल क्या होता है जो गिरा है उसकी वीडियो वगैरह बनने लगती है। खैर वीडियो वगैरह बात अलग है, लोग इनको हॉस्पिटल ले जाने से कतराते हैं कि हम यार कानूनी पचड़े में क्यों पड़े, हम ही पर केस वेस हो जाए। ठीक, तो ऐसा चीज ना हो और फिर साथ में इनको किस हॉस्पिटल पर ले जाए, उनका बिल कौन भरे, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आने लगते हैं। इसी को टैकल करने के लिए पीएम राहत योजना लाई गई है। इसमें क्या होगा, गोल्डन आवर यानी एक्सीडेंट के बाद जो समय रहता है जिसमें जिनके इस प्रकार की दुर्घटना हुई है उनको बचाने के लिए जो उनके पास इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसे बोला जाता है गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर के तहत त्वरित और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना। इसके लिए जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सीन देखा होगा ना कि यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है क्या वाला, तो यहाँ पर फॉर्म भरना जरूरी नहीं है भाई, जो भी है आप सीधा ले जाएंगे हॉस्पिटल में, त्वरित उनका निःशुल्क उपचार यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। निःशुल्क उपचार ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी गोल्डन इमरजेंसी के दौरान लाए जा रहे हैं उनको न फॉर्म भरना है न कुछ नहीं, सीधा उपचार उनका शुरू होगा। यह पीएम राहत योजना के अंतर्गत प्रावधान है। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, नेशनल हाईवे ईडर ये प्लेटफॉर्म है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एकीकृत डिजिटल तंत्र एक बनाया गया, उसके माध्यम से यह योजना जो है संचालित की जाएगी। किसी भी सड़क में ऐसे किसी की दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति की दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक उसको 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार जो है वह प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो इस योजना से संबद्ध होंगे, जिस योजना के तहत रिकॉग्नाइज होंगे, वहां पर यदि आप इनको लेकर जाएंगे तो उनको 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार जो है प्रदान किया जाएगा।
और यह पैसा उनको सरकार की तरफ से प्राप्त होगा। इसकी विशेषताएं क्या है देखिए, उपचार बिना किसी अग्रिम भुगतान के 7 दिनों तक आयुष्मान भारत संबंध अस्पतालों में उपलब्ध होगी। जितने भी आयुष्मान भारत से संबंध हॉस्पिटल है सभी ऑटोमेटिकली पीएम राहत के लिए रिकॉग्नाइज माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में योजना कार्यान्वित हो गई है। पीड़ितों का विवरण ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक पोर्टल है जिसमें इन पीड़ितों का जो भी ब्यौरा है वो दर्ज किया जाएगा। नाम क्या है, कहाँ से है, किस प्रकार का एक्सीडेंट है, कितनी उनमें शारीरिक उनको हानि हुई है, कितना इसके लिए धन लगा है, ये सब। और भुगतान जो है मोटर वाहन दुर्घटना कोष जो केंद्र सरकार की एक बनी हुई है उसके माध्यम से इनको प्रोवाइड की जाएगी। यह बात इसमें है पूरी तरीके से पीएम राहत योजना की। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। तो छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर बनाया जाएगा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह बनाया जाएगा रायपुर में। ठीक, रायपुर में यह बनाया जाएगा। नेशनल कौशल राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग या कोर्स कराते हैं, जो आईटीआई में हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, आप समझ लो ट्रेनिंग देते हैं, जो उनको जो ट्रेन करता है वो यह है राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान। इनको कौशल प्रशिक्षण देने का काम यह करते हैं। तो यह ऐसा रायपुर में बनाया जाएगा, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, डिजिटल सेवा, टूरिज्म, इन सब की विशेष ट्रेनिंग इन इंस्ट्रक्टर्स को प्रोवाइड की जाएगी। साथ में इनको उद्योग की जरूरतों के अनुसार आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, व्यवहारिक कौशल इनको दिया जाएगा, रोजगार के योग्य बनाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस प्रकार से आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, किस प्रकार से उनको रोजगार के लायक बना सकते हैं। इसके लिए रायपुर के मोआ जो क्षेत्र है उसमें 10 एकड़ की जमीन जो है वो चिन्हित कर ली गई, यानी 10 एकड़ इनका क्षेत्रफल होगा। तो आपको याद रखना है कि ये होगा कहाँ, रायपुर में। कितना इसका क्षेत्रफल होगा, 10 एकड़। किस स्तर का यह होगा, तो यह राष्ट्रीय स्तर का हमारा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर होगा, यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये होगा। और ये पीएम सेतु योजना के तहत इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि पीएम सेतु योजना में भी क्या किया गया है, हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है ऐसे कौशल विकास संस्थानों के लिए। तो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं मॉडर्न हमारा हब होगा, मॉडर्न हमारा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। इससे जुड़े अन्य कई जिलों में भी ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फिर बनाए जाएंगे। तो यह भी हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा उद्यमिता एवं इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन सेंटर, यह स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर, यह यहाँ पर स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब यह चीज है क्या, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर ये क्या करता है, मुख्यतः हार्डवेयर बनाता है। हार्डवेयर इन द सेंस जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो भी आपके मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, अन्य टाइप के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, उसमें ऐसे चिप्स लगे होते हैं। ठीक, तो ये सब आते हैं आपके हार्डवेयर के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ में आप देखें तो सॉफ्टवेयर के लिए तो चलो फिर भी माहौल है, आईटी पार्क वगैरह बन गए हैं, जो आपका भिलाई में आईटी पार्क बना है। परंतु हार्डवेयर के लिए यहाँ पर कोई ऐसा माहौल ऐसा सच है नहीं। इवन इनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए भी इनको हैदराबाद, बेंगलुरु वगैरह भेजना पड़ता है। तो जब ऐसे यह सेंटर बन जाएगा तो हार्डवेयर जैसे चिप हो गए या आपके सर्किट बोर्ड हो गए, मदर बोर्ड वगैरह हो गए, बोर्ड वगैरह हो गए, इनकी टेस्टिंग के लिए अब फिर इनको ऐसे मेट्रो सिटीज नहीं भेजना पड़ेगा। ये यहीं पर टेस्टिंग वगैरह हो पाएगी, यहीं पर इनकी असेंबली हो पाएगी, यहीं पर इनकी बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी शुरू हो सकती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर ये सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स लगेंगे, जो इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स लगेंगे ना, उनको बढ़ावा देने का काम करेगा यह सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनको मेंटरशिप करेगा, इनको फंडिंग वगैरह कहाँ से आनी है वो सब इनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा, बिजनेस सपोर्ट इनको प्रोवाइड करेगा, फिर मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करके इनको थोड़ा गाइड वगैरह गाइडेंस वगैरह देगा। ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। इसके लिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ आईटी विभाग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के बीच एमओयू हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कृषि, इन क्षेत्रों में इनोवेशन लाना, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, एमएसएमईज को प्रोत्साहित करना जो कि इस फील्ड में काम करने वाले हैं, इनको प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, इन क्षेत्रों में निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही सब इनके मुख्य उद्देश्य। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों को बढ़ावा देना राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यतः रहा है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का सबसे हाईटेक महतारी सदन जो है स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया गया है रायपुर के टाटीबंध क्षेत्र में। आप रायपुर जिला याद रखें, टाटीबंध उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यह राज्य का सबसे हाईटेक महतारी सदन है। महतारी सदन होने के साथ साथ यह इसे आंगनबाड़ी के रूप में भी स्थापित किया गया है। भवन क्षेत्रफल 4500 वर्ग फीट का है और यह राज्य का पहला अत्याधुनिक महतारी सदन कम आंगनबाड़ी क्षेत्र है। इसे क्या किया गया है, बच्चों के लिए ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी में क्या होता है, ग्रोथ, बच्चों का पोषण वगैरह का ध्यान रखा जाता है।
फिर इनके इनिशियल एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है, कहानियां सुना रहे हैं बच्चों को आपस में, मतलब आपस में टीम वर्क सिखा रहे हैं आपस में खिला करके। फिर इनको पोषण वगैरह प्रदान किया जा रहा है, यह सब होता है आंगनबाड़ी में। और फिर इनको इन चीज़ों के लिए जिसकी जरूरत है वो आंगनबाड़ी के रूप में महिला स्व सहायता समूह को काम भी मिल जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो इसे ग्रोथ सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है ताकि लर्निंग विद फन, खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा मिले। इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, खेल क्षेत्र अलग से बने हुए हैं, स्लाइड्स वगैरह जैसे फिसल पट्टी होती है ना इस तरह की, यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ेंगे फिसलेंगे तो फिसल पट्टी वगैरह बनी हुई है, झूला है, ये सब क्षेत्र है, हाइजेनिक किचन है, डाइनिंग एरिया है, वाईफाई तक यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से यह हाईटेक महतारी सदन है जो कि लगभग 4,500 वर्ग फीट पर यह बना है। इतने में तो घर भी नहीं होता है किसी का। खैर, तो यह है हमारा रायपुर क्षेत्र में हाईटेक महतारी सदन। फिर देखते हैं ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे में सरकार ने काम करना शुरू किया है और सिटी गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई है रायपुर बलौदा बाजार एवं गरियाबंद क्षेत्र से। तो अभी तक हमारे यहाँ जो गैस वगैरह है वो सिलेंडर से आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है इन 3 जिलों, यह कहना चाह रहा है। तो रायपुर बलौदा बाजार और गरियाबंद में ऐसे पाइपलाइन से अब गैस वगैरह जो है, मुख्यतः एलपीजी नहीं है, अभी सीएनजी नेटवर्क का शुरू किया गया है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब इससे क्या होगा, पाइपलाइन के माध्यम से इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर सीएनजी प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह घट जाएंगे। पहले सिलेंडर के माध्यम से इनका लॉजिस्टिक्स जो है वो महंगा होता है, पीएनजी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इससे लॉजिस्टिक घटेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कट हो जाएगा। साथ में 24/7 24 घंटे सातों दिन गैस की उपलब्धता रहेगी। फिर कार्बन इसमें एमिशन भी कम होगा। तो ये सारे फायदे इंडस्ट्रीज के लिए तो है ही है। बाद में इनको एलपीजी के साथ कुछ परसेंट मिक्स करके एलपीजी के फॉर्म में भी घरों को भी दिया जाएगा। तो अभी जो शुरू हुई है वो रायपुर बलौदा बाजार और गरियाबंद से इसकी शुरुआत हो गई है। सिटी गैस पाइपलाइन परियोजना का नेटवर्क, सीएनजी नेटवर्क का पहला चरण इसमें शुरू कर दिया गया है। तो रायपुर में लगभग 1 लाख घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डायरेक्ट पोर्टेबल नेचुरल गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और इसकी परियोजना के तहत क्या है, पाइपलाइन बिछाई जानी, मुंबई से होकर नागपुर से होकर झारसुगुड़ा तक 405 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी। तो यह मुंबई से झारसुगुड़ा तक पाइपलाइन बिछाई जानी है। बीच में रायपुर पड़ेगा, बहती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं और हमारे लोगों को भी पाइपलाइन से नेचुरल गैस वगैरह इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, कंप्रेस नेचुरल गैस है ये, इसमें मुख्यतः मीथेन आपका होता है। ठीक, ये भी आपकी इसके लिए सहायक होती है, डोमेस्टिक नेचुरल गैस के रूप में भी यह सहायक होती है, इसमें खाना वगैरह भी पकाया जा सकता है। और यह क्लीन भी होता है, एलपीजी के कंपैरिजन में यह क्लीन होता है, इसमें एमिशन वगैरह कम होते हैं। ठीक, तो पाइपलाइन से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट घट गया, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया, लोगों को निर्बाध सप्लाई भी यहाँ पर मिल जाएगी। और नेचुरल गैस ये जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह डोमेस्टिकली भी अवेलेबल हो सकता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। जिला आपको याद रखना है, 3 जिले रायपुर, बलौदा बाजार और गरियाबंद में यह शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र यह खोला गया है। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र खोला गया है नवा रायपुर में, राखी गांव है नवा रायपुर में, वहां पर इसे शुरू किया गया है। शुभांशु शुक्ला जी यहाँ आए थे इसके उद्घाटन के लिए। और यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के अंतर्गत इसे बनाया गया। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी क्या है, प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी ऐसा है कि यह एक ऐसा स्पेस लैब बना रहा है जो कि मतलब मोबाइल लैब आप समझ सकते हैं, जो कि पहले क्या है ऐसे जो भी, अब स्पेस लैब क्या होते हैं, स्पेस लैब में जो भी उपकरण है, मॉडल वगैरह बनाए जाएंगे, वो महंगे स्कूलों तक ही सीमित रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत महंगे उपकरण लगने हैं, फिर इसका रखरखाव भी थोड़ा जटिल होता है। तो ऐसे जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनको ऐसे विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के लैब्स लगातार बना रहा है प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार। तो सरकार द्वारा ऐसे लैब्स लगातार बनाए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों में भी इन चीज़ों की शुरुआत हो और गरीब बच्चों को भी मौका मिले, वो भी वैज्ञानिक शिक्षा के तौर पर वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इससे क्या होता है, प्रायोगिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, इन सबको बढ़ावा मिलता है। तो इसी प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया। तो यह देश के किसी सरकारी स्कूल में स्थापित पहला ऐसा अंतरिक्ष केंद्र है। तो राखी जो गाँव है उसके सरकारी स्कूल में यह स्थापित किया गया। अब समझते हैं कि यह पहला अंतरिक्ष केंद्र, तो आप समझ गए ये अंतरिक्ष केंद्र होता क्या है। अंतरिक्ष केंद्र क्या है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के मॉडल रखे होंगे। एक तो मिसाइल्स के मॉडल होंगे। ठीक, यहाँ पर आपको विभिन्न मिसाइल के अलग अलग चरण होते हैं, कोई भी मिसाइल एक साथ नहीं होता, 3-4 इसके अलग अलग चरण होते हैं जो एक एक करके अलग होता जाता है। तो इनको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा कौन सा चरण कैसे अलग होता है, क्या है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार के उपकरण होंगे, कुछ इस प्रकार के आप कह सकते हैं डेटा मशीनरीज वगैरह लगी होंगी कि सैटेलाइट्स के ये सिग्नल थोड़े बहुत वो कैच कर पाए। जब छत्तीसगढ़ रायपुर के ऊपर से सैटेलाइट्स निकल रहे हैं तो वो ट्रांसमिट करेगा, बताएगा कि यहाँ से अभी सैटेलाइट्स निकल रहे हैं, किस प्रकार का सैटेलाइट है, किस प्रकार से इस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जा सकता है,
वह मैकेनिज्म बताएगा, इस्टेब्लिश कर लेगा ऐसा नहीं है, वह मैकेनिज्म बताएगा कि कैसे इनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे हम इसको सिग्नल भेजते हैं और कैसे वह इसको सिग्नल भेजता है, यानी हमारे कमांड सेंटर को यह सिग्नल भेजता है। और यह जो सिग्नल वगैरह भेजता है यह बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप चैट की तरह नहीं होता, कोडिंग के माध्यम से होता है। तो इस कोडिंग को डिकोड कैसे करना है वह भी इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। इस प्रकार से यह पूरा इसका लेखा जोखा है अंतरिक्ष के अंदर। आपने कोई मिल गया में देखा होगा, वो ऋतिक रोशन के पास एक सेटअप होता है मशीनरी का, ओ जैसा बजता है, उस प्रकार का ये आप समझ सकते हैं सेंटर। ठीक, तो हालांकि वो पूरा उसमें डिकोड भी कर लेता है, यहाँ पर डिकोडिंग की बात नहीं है। यहाँ पर बताया जाएगा कैसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, कैसे इसको रिसीव किया जाता है, इसकी डिकोडिंग कैसे की जाती है, सैटेलाइट वगैरह कैसे छोड़े जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें होगी। तो बच्चों को एक प्रकार से एक इंटरेस्टिंग एक्सपोजर मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। फिर देखते हैं कोरिया का 5% मॉडल जो है वह राष्ट्रीय उपलब्धि एक तरीके से बन गया है। पीएम मोदी ने भी इन्हें अपने मन की बात में बार बार रखा था, इस 5% मॉडल को। ये हवा पानी झोंकी अभियान के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। यह शुरू क्या किया गया है, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो जो भी किसानों के पास अपने खेत है वो क्या करेंगे, इस खेत में इनकी जो 5% भूमि है, ये 5% भूमि में ये सीढ़ीदार ऐसे गड्ढे बनाएंगे, सीढ़ीदार संरचना नुमा वाला गड्ढा बनाएंगे और इसमें ये पानी इकट्ठा करेंगे। जो भी हमारा वर्षा का जल है या नहर के लिए जो सिंचाई का जल है उसको ये यहाँ पर संरक्षित करके रखेंगे। तो यही हमारा 5% मॉडल। देखिए इस प्रकार का यह गड्ढा बनाया गया है जिसमें यहाँ पर पानी जो है वो संरक्षित किया जाएगा। तो वर्षा से जल संरक्षित कर भूजल पुनर्भरण यहाँ पर किया जा सकता है। यही है हमारा 5% मॉडल। और बिल्कुल इसने कोरिया क्षेत्र के ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज भी किया गया, रिपोर्ट में भी बात सामने आई। इसी के बाद इस 5% मॉडल को सराहा गया। तो यह मुख्यतः शुरू किया गया था कोरिया में, यह आपको याद रखना है, कोरिया जिले में यह 5% मॉडल शुरू किया गया था। इसमें खेत के 5% भूमि को आप कह सकते हैं कि संरक्षित रखा जाता है जल संरक्षण के लिए। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, सिंचाई के लिए भी ये काम है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट हमारा मखाना विकास योजना। मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद क्षेत्र में। अब इसमें देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ को मखाना प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो आए थे, तो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल कर लिया गया है, यानी यहाँ भी मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। और यह बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, धमतरी है, बालोद है, महासमुंद है और गरियाबंद है। इन क्षेत्रों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए निवेश राशि स्वीकृत की गई है 178 लाख, यानी 1,78,00,000। अब देखिए यह जरूरी क्यों है, छत्तीसगढ़ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला चीज तो यह है कि हमारे यहाँ जो धान की मोनोपोली है उसको तोड़ना। मतलब धान बहुत सारे किसान लेते हैं, लोगों को यह लगता है केवल धान से ही कमाई है, इस मोनोपोली को तोड़ना है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा नकदी फसल की ओर बढ़ावा, नकदी फसल लेने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा यह है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव वगैरह की स्थिति रहती है, जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध है, सिंचाई आसानी से उपलब्ध है, वो क्षेत्र जो है मखाना विकास के लिए, मखाना उत्पादन के लिए बिल्कुल आइडियल है। इसीलिए यह धमतरी, बालोद, आप देखिए महासमुंद, गरियाबंद, ये पूरे निचले क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे आता है, गरियाबंद ये हो गया, तो ये हो गया हमारा गरियाबंद, इसी से लगा हुआ हमारा धमतरी है, इसी से लगा हुआ हमारा बालोद है, इसी से लगा हुआ हमारा ऊपर महासमुंद है। तो ये चारों जिले जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है मखाना विकास के लिए। यहीं पर आप देखेंगे बड़े बड़े बांध भी मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में बने हैं। धमतरी में तो गंगरेल ही बैठा हुआ है, ठीक, बालोद में भी है, महासमुंद में भी है, गरियाबंद में भी है। क्यों है, क्योंकि ये ढाल क्षेत्र है, ढाल क्षेत्र है, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन आसानी से हो पाता है। बिल्कुल बाकी जगह के क्या है, थोड़े ऊंचे क्षेत्र है तो वहां से पानी बह करके इन ढाल वाले क्षेत्र में आता है और यहाँ पर डबरी तालाब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए इसी क्षेत्र में मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है। क्यों शुरू किया गया यहीं पर, क्योंकि एक ढाल क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की उपलब्धता आसान है, तालाब डबरी यहाँ पर लगातार बने रहते हैं और मखाना उत्पादन के लिए, मखाना की जो फसल ली जाती है उसमें पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें लगातार 2 से 2.5 फीट पानी बना रहना आवश्यक है। इसलिए इन जिलों को यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है, इन जिलों में ही मखाना उत्पादन को बढ़ावा दी जाएगी। तो ये जो 4 जिले हैं इनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं मखाना बेल्ट बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी के लिए बालोद में भी आप देखेंगे, बालोद मखाना प्रोसेसिंग सेंटर को भी मंजूरी दे दी गई है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब मखाना यहाँ पर उत्पादन होगा तो इसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है। प्रोसेसिंग यानी मखाना रॉ फॉर्म में आएगा, उसको बढ़िया साफ सफाई करके पैकेजिंग वगैरह करके फिर मार्केट वगैरह में बेचा जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप ये 4 जिला बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, 4 जिले बिल्कुल कनेक्टेड है, धमतरी है, बालोद है, महासमुंद है, गरियाबंद है। अच्छा, इसके एक फायदा और यह भी होता है कि जहाँ पर आप मखाना उत्पादन कर रहे हैं
क्योंकि अभी हमने देखा कि उसमें 2 से 2.5 फीट तक पानी लगातार भर रहना जरूरी है। तो यहाँ पर आप मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, डबल हो गया। मखाना से भी आपको इनकम होगी, मछली से भी इनकम होगी, तो डबल यहाँ पर हमको फायदा हो जाएगा। इसलिए किसानों को कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ाने के लिए ये मखाना विकास योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू की जा रही है। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी मखाना विकास योजना। और ये चीज आप इसमें ध्यान रखें कि इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, मखाना बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, 3 से 4 गुना तक मुनाफा होता है। साथ ही इसमें क्या है, सरकार द्वारा बहुत सारे आप कह सकते हैं अनुदान भी दिए जा रहे हैं, जैसे तालाब खोदने के लिए अनुदान है, तालाब में खेती करने के लिए अनुदान है, मछली पालन के लिए अलग अनुदान है, मखाना के लिए अलग है। तो इससे क्या होगा, किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला, इनकम इससे ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, हनी बैजर एक जीव है, यह पाया गया है मरवाही रेंज में, मुख्यतः आपके अचानक मार क्षेत्र में यही है वह जीव हनी बैजर। बिल्कुल मोटी चमड़ी का होता है। शेर भी इसको शिकार करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी होती है, आसानी से कटती नहीं है। ऊपर से फिर यह अपने पंजों से चोट मारता है, जो बहुत ज्यादा भयावह होती है, भालू टाइप की होती है। हालांकि यह है भालू नहीं, छोटा जीव है, परंतु इसके पंजे की चोट बहुत ज्यादा तकलीफदायक होती है। तो यह दिखा था हमारा दुर्लभ वन्य जीव हनी बजर। अब ये नाम हनी बजर क्यों है, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ता है, उससे जा करके शहद चुरा कर खाता है। और मधुमक्खी जब इस पर अटैक करती है तो इसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे लिए जैसे नॉर्मल मक्खी है ना, वैसे इसके लिए मधुमक्खी होती है। तो आप समझ लीजिए इसकी चमड़ी कितनी मोटी होती होगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है हनी बजर। तो हनी बजर क्या है, भारत में बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, दुर्लभ प्रजाति में गिना जाता है। असाधारण बहादुरी, आक्रामक स्वभाव होता है, एक मजबूत इंसानों पर भी ये हमला करता है, मजबूत त्वचा के लिए इसे जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते ये तो मैंने बताई दिया, इसलिए इसे हनी बजर कहा जाता है। तो यह मिल पाया गया अभी मरवाही रेंज। नेक्स्ट देखते हैं, भोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी एक निर्मित किया जा रहा है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। भोरमदेव अभ्यारण्य में नए जंगल सफारी की शुभारंभ कर दी गई है, और यह स्थित है जिला कबीरधाम में। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो हमारा भोरमदेव अभ्यारण्य है उसी में 34 किलोमीटर का एक रूट बना दिया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिप्सी वगैरह में चढ़ करके जा सकते हैं, आसपास के नज़ारे आप देख सकते हैं, वन्य जीवों को देख सकते हैं। ऐसा 34 किलोमीटर का रूट तैयार कर दिया गया है, इसे ही बोला जा रहा है भोरमदेव जंगल सफारी। इसमें आप ये सब जीव जो है देख सकते हैं, सांबर भालू है, जंगली सुअर है, ठीक। तो और इसी 34 किलोमीटर के रूट में आप देखेंगे बीच में से सकरी नदी भी प्रवाहित होगी, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र आप मान सकते हैं। यह भोरमदेव अभ्यारण्य की बात थी। अभी शुरुआत हुआ जिला, आप याद रखेंगे कबीरधाम। हॉर्नबिल संरक्षण की दिशा में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कदम बढ़ाए। अब देखिए, जो हमारा गरियाबंद क्षेत्र है, गरियाबंद क्षेत्र में ऐसे मालाबीर पाइड हॉर्नबिल ये बहुत अभी अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। मालाबीर पाइड हॉर्नबिल क्या है, एक चिड़िया है जो कि आपके मुख्यतः वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में मिलती है। यदि भारत का मैप देखेंगे, मालाबार तट बोला जाता है केरल वाले क्षेत्र को, यहीं पर ये हॉर्नबिल ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जैसी जलवायु है, उसी प्रकार की जलवायु इनको गरियाबंद के आसपास वाले क्षेत्र में मिल रही है, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। तो अब सरकार सोच रही है कि इनका संरक्षण किया जाए। ठीक, अब इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो चूंकि ये चिड़िया है, तो इनको जिस प्रकार के पेड़ अच्छे लगते हैं, जिस प्रकार के ये फल खाना पसंद करते हैं, उस प्रकार के जितने अधिक आप पेड़ यहाँ पर लगाएंगे उतनी ज्यादा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वही हो जाएगा हॉर्नबिल संरक्षण। तो अभ्यारण्य कौन से अभ्यारण्य में मालाबार पाइड हॉर्नबिल संरक्षण की विशेष पहल शुरू की गई है, यह है उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में। इसके लिए विशेष प्राकृतिक उद्यान बनाया जाएगा हॉर्नबिल रेस्टोरेंट के रूप में। रेस्टोरेंट क्या है, हम खाने जाते हैं, वैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेड़ लगाए जाएंगे जिनके फल इनके लिए लाभदायक होते हैं। एक जंगल के आसपास क्षेत्रों में फलदार वृक्षों का प्राकृतिक समूह विकसित किया जाएगा। हॉर्नबिल पक्षियों को फॉरेस्ट इंजीनियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फल खाते हैं और बीज को क्या करते हैं, चोंच में दबाकर पूरे क्षेत्र में फैला देते हैं। इससे नए पेड़ उगाएंगे और हमारा पर्यावरण भी बेनिफिट होगा, पर्यावरण को भी बेनिफिट होगा, इसलिए इसको बोला जाता है फॉरेस्ट इंजीनियर। नेक्स्ट देखते हैं, मयाली बगीचा विकास परियोजना। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है मयाली बगीचा विकास परियोजना, जो कि लोकेटेड है जशपुर में। इसके लिए स्वीकृत की गई राशि है 10 करोड़ रुपए। मधेश्वर पहाड़ के नीचे यह जलाशय स्थित है। साथ में ही कैलाश गुफा भी यहाँ पर आप पास में स्थित है, उसको भी विकसित किया जाएगी। ये देखिए मयाली नेचर कैंप पत्थर लगा हुआ है विकसित, और ये आपको दिख रहा है मधेश्वर पहाड़, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है। अब देखिए स्वदेश दर्शन योजना क्या है। स्वदेश दर्शन योजना यह पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। अब यहाँ पर चूंकि 2.0 की बात की गई है, यानी पहले 1.0 आया होगा, तो 1.0 क्या है, पूरा क्षेत्र को मिलाकर के विकास किया जा रहा था। यानी यहाँ पर टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा था। यहाँ पर एक राम मंदिर है, यहाँ पर एक राम मंदिर है, यहाँ पर राम वनगमन क्षेत्र आप जो सुनते होंगे, सर्किट उसका पूरा बना दिया गया, जहां जहां से राम भगवान निकले थे। तो ऐसे जब इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जा रहे थे, उसे बोला गया स्वदेश दर्शन योजना 1.0। अब क्या कर रहे हैं, 2.0 के तहत ये डेस्टिनेशन चुन रहे हैं, एक एक जगह को पकड़ पकड़ करके विकसित करना है। तो एक हो गया हमारा बागेश्वरी धाम, जो आपका सूरजपुर में स्थित है, उसे
फिर ये हमारा मयाली बगीचा हो गया। इस प्रकार के और कई अन्य क्षेत्र चिन्हांकित किए गए हैं स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत। इनको विकसित किया जाएगा टूरिज्म पर्पज के लिए। तो अभी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में विकसित किया जाएगा मयाली बगीचा विकास परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा धान खरीदी के संबंध में यहाँ पर है। धान खरीदी की अवधि रखी गई थी 15 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक। हालांकि था 31 जनवरी तक, परंतु कुछ कई किसान धान अपना नहीं बेच पाए थे समय में, इसलिए एक सप्ताह और एक्सटेंशन दिया गया था। खरीदी लक्ष्य रखा गया था 160 लाख मीट्रिक टन का, परंतु कुल खरीदी हुई है 141.0 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल भी इसी के आसपास ही था, 144 था शायद, तो पिछले साल से आप कम खरीदी थोड़ी इसको मान सकते हैं। प्रति एकड़ खरीद सीमा रखी गई थी 21 क्विंटल प्रति एकड़। 1 एकड़ भूमि से 21 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा। ऐसा धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे 2739। कुल लगभग 25 लाख किसानों से खरीदी की गई है धान। खरीद दर कितनी थी? 3100 प्रति क्विंटल, ये तो है ही है, परंतु जो हमारा समर्थन मूल्य था वह था 2369। तो बाकी जो 731 रुपए है वह सरकार द्वारा बोनस के रूप में प्रदान किया जाता है। रकबा कुल 34.3 लाख हेक्टेयर है। केंद्रीय पूल चावल लक्ष्य यानी केंद्र सरकार जितना सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा यानी 141 लाख मीट्रिक टन में से 73 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएगा। बाकी 73 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार के पास जाएगा, भारत सरकार के पास। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार के पास रहेगा और यहीं से ये पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं। सर्वाधिक धान खरीदी कहाँ से हुई, किस जिले से? तो वह हुई महासमुंद से। सेकंड नंबर पर रहा बेमेतरा। पहले जांजगीर से होती थी, अब जांजगीर जो है बढ़ गया है शक्ति और जांजगीर में, इसलिए अब महासमुंद टॉप में आ गया है। न्यूनतम धान खरीदी हुई दंतेवाड़ा से सबसे कम धान खरीदी हुई, फिर नारायणपुर से। धान की भी अलग अलग कैटेगरी है। आप देखिए, मोटा धान से सबसे ज्यादा खरीदी की गई, मोटा धान की खरीदी सबसे ज्यादा हुई 77 लाख मीट्रिक टन। फिर सरना धान 54 लाख मीट्रिक टन, फिर पतला धान 8 लाख मीट्रिक टन। और किसानों को कुल भुगतान जो किया गया वह 10,324 करोड़ का इसमें भुगतान किसानों को किया गया है। तो मुख्यतः इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। लक्ष्य कितना था, खरीदी कितनी हुई, कितने किसानों से खरीदी हुई, फिर आप कह सकते हैं सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले से हुई, और इस धान का क्रम आप याद रख सकते हैं। सबसे अधिक मोटा धान, फिर आएगा सरना धान, फिर आएगा पतला धान। इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। वजन त्योहार मनाया जा रहा है। वजन त्योहार किसके लिए मनाया जाता है? बच्चों के लिए मनाया जाता है। जो भी 0 से 6 वर्ष यानी जो कि नवजात शिशु हैं वहां से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का इसमें वजन ऊंचाई नापना, यानी ये कुल मिलाकर आप कह सकते हैं पोषण सुनिश्चित करने के लिए यह वजन त्योहार मनाया जाता है। तो यह वजन त्योहार मनाया गया 9 से 18 फरवरी तक, लगभग आप 10 दिवसीय मान सकते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के वजन ऊंचाई वगैरह मापना, इससे क्या होता है पोषण का पता चलता है। कोई कुपोषित है तो बहुत ज्यादा पतला होगा, हाइट उसकी कम होगी उम्र के हिसाब से, पोषण स्तर की उनमें जांच की जाएगी। फिर इनको अभिभावकों को पोषण संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी कि यदि इनको ये खिलाया जाए तो इनका पोषण स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चों के लिए ये खिलाना ज़्यादा फायदेमंद है, ये नहीं खिलाना, इस टाइप की बात इनमें बताई जाएगी। फिर गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती माताएं हैं जिनका अभी हाल में ही बच्चा हुआ है, किशोरी बालिकाएं हैं, इनमें एनीमिया स्तर की जांच करना, किसी को एनीमिया तो नहीं है, यदि है तो कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं एनीमिया जो एनीमिया बीमारी से ग्रसित होते हैं उनके लिए। ये सारी चीज़ें इसमें वजन त्योहार के अंतर्गत की जाती हैं। फिर कुछ महोत्सव आयोजित किए गए। अरपा महोत्सव गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में। अरपा देखिए आपका और कई जिलों से होकर जाता है, परंतु आपको ध्यान रखना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में ही अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक, जयजलदेव लोक महोत्सव मनाया गया, यह तो ध्यान होगा आपको, जांजगीर चांपा में यह मनाया जाता है 11 से 13 फरवरी के बीच। पाली महोत्सव, पाली का शिव मंदिर स्थित है कोरबा में, वहीं पर मनाया जाता है 15-16 फरवरी को। इस साल मनाया गया 15-16 फरवरी में। मैनपाट महोत्सव ये मनाया गया 13 से 15 फरवरी को अंबिकापुर में। अमृत धारा महोत्सव ये भी मनाया गया आपका कोरिया जिले में 15 फरवरी 2026 को। अमृत धारा जलप्रपात जो है आपका एमसीबी जिले में शायद स्थित है, तो वहां पर यह मनाया गया था अमृत धारा महोत्सव। कुछ वन लाइनर से इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देना है। 21वां छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन यह आयोजित किया गया 17-18 मार्च को ट्रिपल आईटी नया रायपुर में। प्रवासी छत्तीसगढ़ीय सम्मेलन यह आयोजित किया जाना है 27 से 28 मार्च को, यह भी नवा रायपुर में ही आयोजित किया जाएगा। जो भी छत्तीसगढ़ के बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा यह प्रवासी सम्मेलन आयोजन किया जाएगा कि बाहर में छत्तीसगढ़िया लोगों को कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है और हम एज अप्रवासी छत्तीसगढ़ की विकास में किस प्रकार से सहायक बन सकते हैं। भारत माता वाहिनी योजना यह नशा मुक्ति जन आंदोलन है, इसको सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। अब आयरनी देखिए कि ऐसे नशा वाले जो भी चीजें हैं, शराब वगैरह है, सरकार द्वारा बेचा भी जा रहा है और नशा मुक्ति जन आंदोलन भी चलाया जा रहा है। हालांकि ये नशा मुक्ति केवल शराब की बात नहीं है, ड्रग्स वगैरह से भी यहाँ पर बात की जा रही है, परंतु सरकार को कम से कम
अपने तरीके से स्टेप लेकर के धीरे धीरे इसको फेज आउट तो करना ही चाहिए। खैर, स्टोरी ऑफ किंग भोरमदेव, राजा भोरमदेव की कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ का एक जगह है जिसे नए एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, शिशुपाल पर्वत महासमुंद में जो स्थित है। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण सुविधा के लिए राज्य में किस चीज की स्थापना की जा रही है? तो उड़ान प्रशिक्षण संगठन, इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ पर पायलट्स को प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जाएगा, क्योंकि भारत छत्तीसगढ़ में भी एयरपोर्ट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है, उसके लिए पायलट प्रशिक्षण केंद्र भी जरूरी है, इसलिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए डे केयर सेंटर सियानगुड़ी की स्थापना की गई है? यह है अंबिकापुर में। यहाँ पर सियानगुड़ी क्या है? ये एक केंद्र बनाया गया है, जैसे आप गार्डन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर गांधी केंद्र बना होता है, वैसे ही सियानगुड़ी केंद्र है 60+ सीनियर सिटीजन के लिए। वो यहाँ पर आएंगे, आपस में बतियाएंगे, अपना जो भी है हंसी मजाक वगैरह करेंगे, कैरम वैरम खेल सकते हैं, भक्ति भजन वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। इसे ही बोला जा रहा है डे केयर सेंटर सियानगुड़ी। दिव्यांगजनों के उपकरण मरम्मत के लिए पहला दिव्यांग गैरेज यह खोला गया है रायपुर में। तो यह बिल्कुल निःशुल्क है, एक ऐसा दिव्यांग गैरेज बनाया गया है। अब जो दिव्यांग है, जैसे सपोज किसी के पास ट्राइसिकल है, बिगड़ गया, बैटरी उसकी खराब हो गई और किसी प्रकार की चीज हो गई, तो इसके मरम्मत के लिए जगह नहीं होती थी, ये मरम्मत केंद्र यहाँ पर खोला गया, ये यहाँ पर आएंगे और इनकी निःशुल्क मरम्मत करके इनको वापस दे दिया जाएगा। और यह गैरेज भी दिव्यांगों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, तो ये इसके फायदे हैं। छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति दे दी गई है? वह है बिलासपुर एयरपोर्ट। बारिश वगैरह में भी, रात में भी, इस प्रकार के सभी प्रकार ठंड में भी ये अब फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए श्री प्रभात मिश्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है श्री गणेश शंकर मिश्रा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं, उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के 4 सेंट्रल जीरो को आयुषो का गुणवत्ता प्रमाण पत्र जो है वह प्रदान किया गया है। कौन कौन से? रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है और अंबिकापुर। ऊपर के 4 संभाग के मुख्यालय आप ऐसे करके याद रख सकते हो। इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्थॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला छत्तीसगढ़ के अनुराग मानिक और आस्था मानिक को। इन्होंने वहां पर कुछ मॉडल बनाया था, एआई मॉडल, उसे फर्स्ट पोजीशन मिला है। फाइलेरिया हाथी पांव उन्मूलन अभियान यह चलाया गया था 10 से 25 फरवरी तक। ठीक, ये मच्छर द्वारा एक जन्मा रोग होता है, हाथी पांव जिसे बोलते हैं। ठीक, क्यूलिस मच्छर द्वारा जो होता है, क्यूलिस मॉस्किटो द्वारा, उसके उन्मूलन अभियान के लिए 10 से 25 फरवरी यहाँ पर अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ में। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था दुर्ग में। फिर किस जलप्रपात के समीप एक भव्य रिजॉर्ट निर्मित किया जाएगा? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वह है मेंद्री घूमर जलप्रपात, जो कि स्थित है बस्तर जिले में। तो यह था हमारा फरवरी पर बेस्ड करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है। आपको यह फॉर्मेट कैसा लग रहा है एक नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए होगा तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑन डिमांड होगा तो मैं इसे टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और कई अन्य वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।